जापान चीन का एक बच्चा स्टेटस नहीं लगाता। क्यों लगाना भाई, क्यों लगाना, मुझे क्यों दिखाना, मुझे अपने आप की ग्रोथ पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या, आलोचनात्मक सोच क्या, लिख लो, मैं जो लिखा रहा हूं वैसे लिख लो। यह है समस्या का समाधान करने, यह समस्या का समाधान करने, नए विचार खोजने, यह समस्या का समाधान करने, नए विचार खोजने, नए विचार खोजने, मैं जो लिखा रहा हूं वैसे लिखते, नए विचार खोजने, सूचनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने, सूचनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने, सूचनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने, खुले मन से सोचने, खुले मन से सोचने, स्वतंत्र रूप से व सक्रिय रूप से सोचने, स्वतंत्र व सक्रिय रूप से, फ्रीडम और एक्टिवली, स्वतंत्र व सक्रिय रूप से सोचने, स्वतंत्र सक्रिय रूप से सोचने, प्रश्नों पे संदेह करने, संदेह करना क्रिटिकल थिंकिंग का तत्व है, याद रखना। डाउट करना, जैसे मीनाक्षी करिए सर मन डाउट है, क्या दूर करा, डाउट को अपने आप से दूर करो, समझो उसको, एनालिसिस करो, आलोचनात्मक चिंतन करो, डाउट अपने आप दूर हो जाएगा। ये आलोचनात्मक चिंतन यही तो है, डाउट्स दूर करना, सोचना है उस पर, संदेह करना, ये चीज ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं हो सकती, ये आलोचनात्मक चिंतन है। क्या लिखा, प्रश्नों पे संदेह करने, संदेह को निष्पक्ष रूप से दूर करने, संदेह को निष्पक्ष रूप से दूर करने, निष्पक्ष रूप से दूर करने, और बिना किसी दबाव के मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति, बिना किसी दबाव के मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति, बिना किसी दबाव के मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, इन शब्दों में मत जाना, अपनी भाषा में समझो चीजों को। डाउट्स क्यों होते हैं, जैसे एक बच्चे कह रहे मुझे सर 2 ऑप्शन में डाउट होता है, डाउट ही होता है तुम चीजों को समझते नहीं हो। तुमने रट्टा मारा है, रट्टा मारने के बाद जो रट्टा मारा हुआ परीक्षा में आ गया वो तो तुम्हें याद है, और 2 जो ऑप्शन है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, मतलब तुमने समझ लिया होता तो तुम्हारे तुरंत समझ में आएगा कि यार ये कथन इस व्यक्ति का नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है, इसका मतलब इससे रिलेवेंट नहीं हो सकता। जब पढ़ते समय जब तुम क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तुम चाहे कैसा भी एग्जामिनर प्रश्न बना दो, तुम्हारा प्रश्न गलत ही नहीं होगा। पॉलिटी में प्रश्न ऐसे आते हैं कि बच्चे के प्रश्न सही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि तुम पॉलिटी को रखता है, तुमने पॉलिटी को समझा नहीं। जब पॉलिटी में तुम राष्ट्रपति की भूमिका को एनालिसिस करोगे, प्रधानमंत्री को एनालिसिस करोगे, संसद को एनालिसिस करोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बनेगा ब्रॉड। और जब उसकी भूमिका पे प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि राज्यपाल वास्तव में ये होता है, राष्ट्रपति ये होता है, प्रधानमंत्री होता है। जब तुम कंपेरेटिव अध्ययन करते हो तो तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाता है, और दिमाग खुल जाता है, डाउट नहीं रहते हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, एक ही चीज के रट्टे मार के जा रहे हो। अब रट्टा मारा हुआ आ गया तो ठीक है, रट्टा नहीं मारा हुआ तो सर डाउट्स था। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहता है, चीजों को स्वतंत्र रूप से सोचना है, बिना पूर्वाग्रह के सोचना है, बिना किसी की सहायता के सोचना है, बिना किसी सहायता के मूल्यांकन करना है, ये चीज सही क्यों है, गलत क्यों है, हर पक्ष पे सोचना है। इसको अपन क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। मेन विशेषता पूछेगा, आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत शामिल नहीं है संदेह करने की प्रवृत्ति, स्वतंत्र मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति, पक्ष विपक्ष विचार करने की प्रवृत्ति, पूर्वाग्रह से प्रभावित होने की प्रवृत्ति। कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा, यह एग्जाम्पल दे देगा। एक बच्चा जब भी उसके सामने प्रश्न आता है, वो उसके हर आयाम को समझते हुए हर प्रश्न के आगे क्यों लगा के उसका समाधान ढूंढता है। यह 21वीं सदी के कौन से प्रकार का कौशल है, 21 आलोचनात्मक चिंतन। इस प्रकार के प्रश्न बनाएगा, रटना नहीं है, समझ बनाओ कि आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है, और डेवलप करो अपने अंदर, फिर रिश्तों में कंफ्यूजन नहीं होगा। आज अपन क्या करते हैं,
तुझे पता है वो है ना आज फोन पे बिजी थी, 1 घंटे लगातार फोन किया। हाँ मेरे वाली, हाँ तेरे वाली, अभी वो दिमाग खराब हो गया, वो भी फोन कर रहे हो, लड़ रहे हो, 1 घंटा के साथ बिजी। आलोचनात्मक चिंतन करता है यार, 1 घंटे हो सकता है प्रोडक्टिव कुछ काम कर रही हो, वो डिस्कस कर रही हो, उसे घर से फोन हो, उसकी कोई पुरानी दोस्त हो, आपने 10 सेकंड में निष्कर्ष निकाल लिया, आपने उसको डांट दिया, ब्रेकअप हो गया, दोनों 4 दिन 5 दिन तक रोते रहे, वो कहीं और सेट हो गया, तुम कहीं और सेट हो गए, खत्म। आलोचनात्मक चिंतन कहता है तुम मिलते बात करते, यार क्या बात हुई, आप इतने बिजी क्यों हो, हर चीज का एनालिसिस होता है। यूं नहीं होता किसी के बोल देने पे आपने डिसीजन ले लिया और खत्म हो गया, नहीं होता है। जिंदगी में रिश्ते बढ़िया चलेंगे आपके यदि आप में क्रिटिकल थिंकिंग है, आप सर्टेन तरफ से सोचोगे, किसी की बातों से प्रभावित नहीं होगे, लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे। तुम्हारे सबके पूर्वाग्रह हैं, तुम मरे हुए लोग हो, तुम इंफॉर्मेशन को बिना जांचे विश्वास करने वाले लोग हो, तुम तुरंत डिसीजन ले लेते हो बिना सोचे समझे डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो प्रश्न आएगा, इस पर देख लेना। समस्या समाधान किसका पार्ट होता है, इसी का पार्ट होता है, तो मैं अलग से नहीं लिखा रहा। समस्या समाधान किसका पार्ट होता है, आलोचनात्मक चिंतन का पार्ट होता है। फिर दूसरा है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, रचनात्मक, ये याद रखना। आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान किसका पार्ट होता है, आलोचनात्मक चिंतन का। अगला लिखो, दूसरा सी है रचनात्मकता, ऑब्लिक नव उन्मेष लिख सकते हो, इनोवेशन, मतलब इसका पार्ट होता है, बाकी मूल नाम रचनात्मकता आएगा, क्रिएटिविटी। अब रचनात्मकता मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों नहीं बताने की जरूरत है, मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी आपके सबके दिमाग में, रचनात्मकता के मूल आधार क्या आपको सबको बताया था मैंने, लचीलापन होना चाहिए, धारा प्रवाहिता होनी चाहिए, विस्तारण होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। 4 तत्व होता है रचनात्मकता के, मूल 4 तत्व होता है, वो हमने पढ़ लिया। रचनात्मकता का विकास करने के लिए क्या करोगे, रचनात्मकता में अपसारी चिंतन क्या होता है, ये कंप्लीट आपको पढ़ाया हुआ है सृजनात्मकता में, तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको इतना याद रखना, 4 सी में दूसरा सी रचनात्मकता होता है। अब रचनात्मकता में इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपने इतना डिटेल से समझ लिया तो इसमें वही चीजें हैं, कोई चीज को नए दृष्टिकोण से देखना, ये रचनात्मकता है। आप क्या देखोगे, रचनात्मक मतलब चीजों को नए दृष्टिकोण से देखना, मौलिक समाधान निकालना, नए सिरे से समझना, ये रचनात्मकता है। वही विचार प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और विस्तार, ये चारों तत्व हमने लिखा रखे हैं। तो यहां लिखोगे क्या, दोबारा से लिखो, तुम्हारी मर्जी है, वरना आप रचनात्मकता आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल पूछेगा कि एक उदाहरण दे देगा, एक बच्चा किसी वस्तु के नवीन प्रयोग करके दिखाता है, यह 21 सदी का कौन सा कौशल है, रचनात्मकता है। एक बच्चा कोई चीज को धारा प्रवाहित रूप से करता है, वो क्या है, ये 4 रचनात्मकता के 4 तत्व कौन से होंगे, तो ये अपने हिसाब से लिख लेना, आपको पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा, यहां सिर्फ आपको मैंने बता दिया है, यहां पढ़ने की दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नवोन्मेष का मतलब क्या है, रचनात्मक सोच के माध्यम से कुछ नया, अनोखा, बेहतर या विशिष्ट विकसित करने की क्षमता। तो ये वर्ड आप लिखना चाहो तो लिख लो, रचनात्मकता। नवोन्मेष क्या है, रचनात्मक सोच के माध्यम से कुछ नया, अनोखा, बेहतर या विशिष्ट करना। अरे क्रिएटिव क्या होता है, मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कुछ नया करो, नवोन्मेष, अनोखा, बेहतर, विशिष्ट विकसित करने की क्षमता डेवलप करो। गांव में कितने नाई हैं जो 20 रुपए 50 रुपए में नाई की दुकान खोल के बैठे हैं, कटिंग करते हैं। जयपुर में मैं आपको ऐसा नाई, 4 से 10 दुकानें ऐसी हैं नाइयों की, नाई समझते हो ना, कटिंग वाले, वो सिर्फ एक कटिंग करवाने के 30,000 रुपए लेते हैं। आपकी औकात है क्या देने की, क्यों भाई, 50 रुपए वाला भी तो नाई है, बढ़िया नाई हो सकता है, लेकिन उसने क्या किया जिंदगी में, उसने भगवान की नियति को स्वीकार कर लिया। उसने कहा भगवान जो देगा अपने आप देगा, छप्पर फाड़ के देगा, विश्वास रख भगवान पे, छोटी सी दुकान रख, पुराने औजार रख, वही पानी की बोतल रख, छिड़क, टूटी फूटी कुर्सी रख, वो दुकान रख,
उसी लेवल के लोग आपके पास आएंगे, वो 50 रुपए भी नहीं देंगे, कहेंगे यार 20 रुपए में काम चला। टाइम उतना ही लग रहा है, औजारों के पैसे उसके भी लगे हैं, लेकिन उसने नवोन्मेषी सोच नहीं थी उसमें। और ये नए छोरे जयपुर में आए, अच्छी लोकेशन को चुना, वैशाल नगर जैसी लोकेशन को, माहौल बनाया, बढ़िया तरीके से ड्रेसअप रखा, दुकान का माहौल अलग है, जाते ही फीलिंग अलग आएगी, पानी की बोतल सामने पड़ी है, पी रहे हो आप, बढ़िया तरीके से आपकी रील्स बनाई जा रही है। और उन्होंने कटिंग करते समय रील्स बनाई, 2-4 राजनेताओं की रील्स को वायरल किया, अन्य राजनेताओं लगा कि वो सबसे बढ़िया है, वहां आने लगी, भीड़ आने लग गई, और वो आज दुनिया का बहुत करोड़पति नाई बन गया। नाइयों को करोड़पति होते हुए कम देखा होगा, लेकिन वो नाई करोड़पतियों से ऊपर हैं। बॉम्बे में एक नाई है, 50,000 रुपए लेता है 1 घंटे के। औकात है क्या? लड़कियां कहती हैं सर क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं करोगी, मेकअप का सीखो ना, और गजब तरीके से करो ना। क्या नहीं कमा लोगी? दुनिया भर के पैसे कमाओगी। स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, 5 लड़कियां रखना, बढ़िया ऑफिस खोलना, सोशल मीडिया के उसका यूज करना, इतना व्यवहार करना कि अगला 10 लोगों को और लेके आएगा, तुम्हारा एक बड़ा बिजनेस सेटअप होगा। लेकिन ये सोचना पड़ता है, वो अभिनव सोच लगानी पड़ती है। तुम्हारी सोच वो रूढ़िवादी है। कुछ नहीं बनाएंगे तो दुकान खोल लेंगे किराने की, तुम्हारी सोच वही है। डेयरी खोल लेंगे, डीजे लाएंगे, डिफरेंट करो। ये दुनिया ना रोंद के निकल जाएगी तुम्हें। तुम जिस लेवल पे हो ना, कुछ नहीं बटने वाला। अपने आप को अलग बनाओ, वरना कुछ नहीं हो। तुम फिर कह रहे हो, ये मैं कह रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं 21 सदी कौशल हर बच्चा जिसने इसको अप्लाई कर दिया, तुम सुन के जाओगे बेवकूफ की तरह। एक बच्चा तुम्हें से अप्लाई कर देगा, मैं कह रहा हूं, लिख के देता हूं, कर ही नहीं सकता। कर देगा वो बहुत महान बन जाएगा। कर नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। इससे ज्यादा क्या होगा? लिख के दे रहा हूं, नहीं कर सकता। तुम वही हो, डर्रे में चलने वाले वही हो। तुम रोने वाले, रिजल्ट के बाद आंसू बहाने वाले, और आंसू बहाने के बाद 3 दिन तक रील्स स्क्रॉल करने वाले। तुम वही लोग हो और वही बने रहना चाहते हो। कुछ नया करने की हिम्मत और जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है। नवोन्मेष कहता है जो नया करेगा, अनोखा करेगा, विशिष्ट तरीके से करेगा, वो राज करेगा बेटा जी। ये पढ़ाई में भी यूज करके देखना, अलग तरीके से पढ़ो। बच्चा 15 घंटे पढ़ता, सिलेक्शन नहीं हो रहा, अरे मैं कहता हूं 6 घंटे पढ़ लो, अलग तरीके से पढ़ो। क्या प्रश्न आता है, कैसे आता है। 21 सदी के क्वेश्चन 5 घंटे में पढ़ाया जा सकता है, 21 सदी क्वेश्चन 10 मिनट में समझा जा सकता है। तुम्हारे अंदर वो तरीका डेवलप करो, कैसे चीजों को पढ़ा जाता है, कहां से क्या प्रश्न आता है, कैसे लैंग्वेज आ रही है, कैसे इस प्रश्नों का आंसर ऐसे होगा। ये चीजें जब तुम करना शुरू करोगे ना डिफरेंट तरीके से, तब तुम्हें खुद ये लगेगा मैं डिफरेंट बच्चा हूं और मैं टॉप करूंगा। भाई करना पड़ेगा, लेकिन हटके सोचना पड़ेगा। ये हर जगह लागू है नवोन्मेष। तीसरा सी है कोलैबोरेशन, सहयोग। बिना कोलैबोरेशन के कुछ नहीं होता बेटा। फाड़ दूंगा, मार दूंगा, कर दूंगा, सबको आता है। जब धीर सिंह सर से पढ़ के जाते हैं तो बहुत आता है, करना बहुत मुश्किल है। हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लोगों के पास। एक लड़की एक दिन उपन्यास लेके आई। क्यों आई? धीर सिंह बाबा के पास क्यों आई? वो बहुत सारे लोगों के पास गई है। मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, मैंने लिख दिया, बढ़िया, नहीं होगा जिंदगी में कुछ भी। कोलैबोरेशन करो लाइफ में। ये योगा टीचर बनना चाहती है, या मान लो ये पॉडकास्ट स्टूडियो स्टार्ट करना चाहती है, इसको 50 लोगों से मिलना पड़ेगा, बड़े बढ़िया तरीके से मिलना पड़ेगा, उनको एहसास करवाना पड़ेगा कितनी अच्छी लड़की है। उन्हें से अपेक्षाएं होंगी, ये उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं करेगी, लेकिन उनका सहयोग ले लेगी, आगे बढ़ जाएगी, और एक दिन बहुत बड़ी पॉडकास्टर बन जाएगी, और लोग इसके पास चल के फोन करेंगे कि हमें पॉडकास्ट करवाना प्लीज। ताकत है, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ती है। सर मुझे पढ़ना है, मुझे 2 महीने में सिलेक्शन लेना है, ऐसा नहीं होगा। मदद लो, डिस्कशन करो, टीम बनाओ। यार मैं बर्तन साफ करूंगी, तू खाना बनाना यार, आज तू चाय बनाएगी यार, चल चाय बनाते हुए 2 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चल आज शॉपिंग करनी है, लेकिन शॉपिंग करते हुए अपने एक टॉपिक के 10 पीवाई को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जिंदगी यही तो है। तुम मुंह सुझाए बैठे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे।
खाके क्या करते हो तुम्हें पता ही है ना, हालत वही अपने लोगों की। डिफरेंट करो भाई, कोलैबोरेट करो, अच्छे लोगों को जिंदगी में लेके आओ, उनकी मदद लो, आप भी उनकी मदद करो। जब एक अच्छी टीम बनेगी तुम इतने बड़े उठोगे समझ में नहीं आएगा। कोई कंपनी किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से बड़ी नहीं बनती है, सबके कोलैबोरेशन से बड़ी बनती है। कोलैबोरेशन सामने से थोड़ी देगा कोई, पहल करनी पड़ेगी। चलो मिलके चलते हैं, मिलके करते हैं। और हिंदुस्तान जब बड़ा बना था ना, जिसको अपनी शिक्षा का दुनिया का विश्व गुरु कहा, वो कोलैबोरेशन से बना था, ऐसे थोड़ी बना था। हमने ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए थे जहां सब मिलके काम करते थे, जहां टीचरों में अहंकार नहीं था, जहां शिक्षक मिलके सिखाते थे। 64 कलाएं बच्चों को सिखाई जाती थी, 21 सदी कौशल। ये नालंदा और तक्षशिला की परंपरा थे भाई। पूरी दुनिया, जो दुनिया का विश्व गुरु बना, उस दुनिया में नालंदा तक्षशिला में ये 12 कौशल आपके सब के सब पढ़ाए जाते थे। अरे अंग्रेजों के आने के बाद हमने क्यों छोड़ दिया? हमने रटन शिक्षा 12वीं में 90% 80% को लाके हमने अपना ढांचा बिगाड़ दिया। और तुम्हारे जैसे कलपुर्जे बन गए बच्चे, यांत्रिक बच्चे, डरपोक बच्चे, रोने वाले बच्चे, एंजाइटी वाले बच्चे, मेंटली कमजोर बच्चे, रीफ स्कूल वाले बच्चे पैदा कर दिए हमने गलत एजुकेशन सिस्टम लाके। नालंदा तक्षशिला के टाइम में दुनिया के बच्चे जापान चीन वाले भारत में आके पढ़ के गए, और आज वहां के एजुकेशन देखो तुम, ये वहां के एजुकेशन का आधार है। हमसे सीख के वो देश आगे बढ़ गए। दुनिया को सिखाने वाला देश, जिसने अपनी पुरानी शिक्षा को छोड़ा, वो 64 कलाएं छोड़ी, 12 कौशल छोड़े, और आज देख लो सुसाइड कर रहे हैं, रो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, मंदिरों में लाइन लगा के खड़े हैं। भगवान जिंदगी बदल दो, भगवान जिंदगी बदल दो। नहीं बदलेगा भगवान। भारत का भगवान इतना कमजोर भगवान नहीं है जो कायरों को देख के उनकी मदद करेगा। 1% नहीं करेगा। भगवान मांगने वालों की मदद करता ही नहीं है, मैं तो मानता हूं, कभी नहीं करता। भगवान करता है पुरुषार्थ की। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं पुरुषार्थ करेगा वो आगे बढ़ेगा। तुम मूर्खों की तरह लाइनों में लगे हो, रो रहे हो, मेहनत करते नहीं हो, नया कुछ करते नहीं हो, कोलैबोरेट करते नहीं हो, कैसे जिंदगी बदलेगी तुम्हारी? लिख लो, सहयोग का मतलब क्या है? दूसरों के साथ प्रभावी रूप से मिलकर कार्य करने की क्षमता। दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता कोलैबोरेशन है। कॉर्पोरेट करो, अच्छे लोगों के साथ जोड़ो जिंदगी में, जो जिंदगी बदलने की आमादा रखते हैं। कमजोर लोगों के साथ मत जोड़ो। 4 लोग मत चुनना, एक आदमी चुनना, लेकिन ऐसा चुनना जो ताकत भर दे तुम्हारे अंदर, उससे जिंदगी बदलेगी। अनावश्यक दोस्त मत रखना, अनावश्यक रिश्ते मत रखना। 21 सदी कौशल कहता है अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कोलैबोरेशन। इसमें लिखो, इसमें दूसरों की आवश्यकताएं, दूसरों की आवश्यकताओं और दृष्टिकोण का सम्मान करना। इसमें दूसरों की आवश्यकता व दृष्टिकोण का सम्मान करना। दूसरों की आवश्यकता व दृष्टिकोण मतलब ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं मेरे अपने हित की बात करूंगा, कोलैबोरेशन नहीं है। अगले का हित और अगले की आवश्यकता का भी सम्मान करो। दूसरों की आवश्यकता दृष्टिकोण का सम्मान करना, हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना मतलब उसकी हित की रक्षा भी करो। आपकी हित की रक्षा तब होगी जब तुम साथ वाले के साथ खड़े हो। दूसरों के हितों की रक्षा करना, सभी का योगदान लेना, सभी का योगदान लेना, सभी का योगदान लेना। क्या लेना? योगदान। जहां तू यार यहां योगदान दे, तू यहां योगदान। 4 लोग एक रूम में रहते हैं भाई, चारों लोग सबसे सक्सेसफुल टीचर बन सकता है यदि उनमें कोलैबोरेशन है। एक विद्यालय में 10 टीचर है, यदि कोलैबोरेशन कर लिया, विद्यालय दुनिया का श्रेष्ठ विद्यालय बन जाएगा। कोलैबोरेशन, सबका काम हम सबका काम है, मिलके मस्ती से काम कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, माहौल ही अलग बन जाएगा देश का। है ही नहीं हमारे देश की परंपरा में। जापान चीन में देखो, नीदरलैंड वगैरह में देखो, छोटे देश हैं, बहुत आगे हैं, मिलके कोलैबोरेशन बहुत है। एक आदमी के 100 आम लग गए ना वहां पे, वो अकेला नहीं खाता है, वो अपनी आवश्यकता के 10 आम रख लेता है, और जो बाकी आम बच गए वो रोड के ऊपर वो लटके रहते हैं, थैले उनमें आम डाल जाते हैं। ऐसे देश हैं वो लोग। क्या देख के सोच के देखोगे आपको पागलपन हो जाएगा। यहां भारत वाले चाहे 100 आम में से 50 गिटेगा जबरदस्ती, 10 सड़ जाएंगे, 20 सड़ जाएंगे,
पाडिन गाल दोगे, पाडन गाल दोगे, लेकिन बगल को आदमी जो गरीब बच्चा है वो रो रहा है आम के लिए, उसको नहीं देगा। गला काट देते हैं यहां पे बोर्ड चुराने के नाम पे। ये भारत है, ऐसी संस्कृति थी नहीं आपकी। कोलैबोरेशन भूल गया हिंदुस्तान, जिसने दुनिया को कोलैबोरेशन सिखाया, वो देश खुद कोलैबोरेशन भूल गया। सब कुछ खा गए इस देश के लोग, अधिकारी इतने पैसे वाले बन गए, खा गए। हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं थी भाई, हम तो सबको बढ़ाने वाले थे। कोलैबोरेशन का भाव खत्म हो गया हमारे अंदर। आप सोच के देखो कि 4 बच्चे एक रूम में पढ़ रहे हैं, 2 लड़कियां एक रूम में पढ़ रही हैं, यदि वो कोलैबोरेटिव तरीके से पढ़ती हैं तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यार ये बनेगी तो अच्छा है ना, मुझे क्या नुकसान है। ये फील जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आप बड़े बन जाओगे। ये नहीं, खत्म हो गया अपने अंदर, जल रहे हैं अपन, जल के भोंगड़े हो रखे हो तुम, कैसे कोलैबोरेटिव करोगे। लिख लो आगे। यह दृष्टिकोण रुचि और आनंद को बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण रुचि व आनंद को बढ़ाता है। रुचि व आनंद को बढ़ाता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक वह पर्यावरणीय सीमाओं को विस्तार देता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक व पर्यावरणीय सीमाओं को विस्तार देता है। कौन? कोलैबोरेशन। विस्तार देना समझते हैं सीमाओं को, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सीमाओं को विस्तार। सीमाएं समझते हो ना? अरे सीमा यह कि यार हम वहां वो चीज नहीं कर सकते, वो मेरी मदद कैसे कर पाएगा। ये कहता है कहीं भी किसी भी रूप में मदद की जा सकती है। वो तो निम्न जाति का है, मैं तो उच्च जाति का, मैं कैसे करूंगा। सामाजिक सीमाएं, उनकी संस्कृति अलग है, यूरोपियंस की, हमारी संस्कृति अलग है, हम उनसे कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। ये कहता है नहीं, समाज संस्कृति पर्यावरणीय सीमाओं को छोड़िए, बाहर निकलिए, जहां मदद मिले, जहां कर सकते हो, जहां से हेल्प ले सकते हो, लो और दो। ये कोलैबोरेशन की भावना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। चौथा सी है कम्युनिकेशन। बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अरे आप अपनी बात को ढंग से कहने की ताकत रखते हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए। दुनिया में जिन लोगों को अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति का गजब का तरीका है, तो बहुत आगे बढ़ जाता है। मेरे जैसे लोग कैसे बढ़ गए? सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। होना चाहिए आदमी में। तुमसे अपनी बात नहीं कही जाती, कहते हो आधी दूरी कहते हो, रोते हुए कहते हो, कहते क्या हो, बोलते क्या हो, करते क्या हो। क्या मतलब है? जो कहो क्लियर कहो, मुझे ये चीज पसंद आई है, मैं चीज बोल रहा हूं, अगले को पसंद आई, ठीक है, छोड़ो ना। उलझे रहते हो, 10 बार डॉट डॉट के मैसेज भेज देते हो, परेशान रहते हो। क्यों भेजना डॉट का मैसेज? सीधा डायरेक्ट भेजो ना कि ये चीज है, आपको स्वीकार है कि नहीं है। प्रभावी संप्रेषण, क्लियर बोलो, संक्षिप्त बोलो, मूर्त ठोस तथ्य पे बोलो, सारगर्भित बोलो। पता नहीं कौन से बच्चे पैदा कर दी, तुम मन की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करोगे? मैक्सिमम क्या होता है? ना ही तो होता है। यस या नो कहने की ताकत रखो, ना कहने की ताकत रखो, यस कहने की ताकत रखो। तुम कॉन्फ्लिक्ट में जीने वाले लोग हो, कैसे कम्युनिकेशन अच्छा होगा बताओ? तो लिखो, संचार क्या है? अपनी राय, इच्छा, आवश्यकता उचित रूप से व्यक्त करने की अभिव्यक्ति। अपनी राय, अपनी इच्छा, आवश्यकता, अपनी राय, अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता को उचित रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता। अपनी राय, अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता को उचित रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता। अभिव्यक्त करने की क्षमता। देख लिया? लिखो, संप्रेषण मौखिक, अमौखिक, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों रूप में हो सकता है। संप्रेषण शाब्दिक अशाब्दिक दोनों रूप में हो सकता है।
एक अच्छे संप्रेषण में स्पष्टता, एक अच्छे संप्रेषण में स्पष्टता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, मूर्तता, 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 मूर्त का मतलब है कॉन्क्रीटनेस, विचारयुक्तता, कंसिडरेशन, विचारयुक्त, कंसिडरेशन, विचारयुक्तता, मूर्तता, संक्षिप्तता लिख लिया, क्लियरिटी हो गया, स्पष्टता, पूर्णता, कंप्लीटनेस, पूर्णता, कितने हो गए? 6 होगी क्या? विनम्रता, कर्टेसी, विनम्रता, पांच हुए क्या? 6 हो गए, एक और था इसमें। स्पष्टता हो गया, क्लियरिटी, दूसरा क्या लिखा है मैंने? संक्षिप्तता, तीसरा मूर्तता, कॉन्क्रीटनेस, चौथा विचारयुक्त, कंसाइडेड, मतलब कंसाइड बोलते हैं इसको, पांचवा उनका कंप्लीटनेस, एक करेक्टनेस होता है, करेक्टनेस, शुद्धता, शुद्धता, करेक्टनेस, विनम्रता, कटेसी, विनम्रता, कटेसी, ये 7C बोलते हैं इनको। ये आपके नहीं आएगा, जैसे ग्रेड फर्स्ट में आता है 7C क्या होता है, मतलब 7 की विशेषता होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन करो वो संक्षिप्त करो, ठीक है ना। कंसाइज, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? कंसाइज, ठीक है। क्लियरिटी मतलब स्पष्ट करो, करेक्टनेस मतलब है आपका संपूर्णता, मतलब पूर्णता आनी चाहिए, करेक्टनेस मतलब शुद्धता आनी चाहिए, कंप्लीटनेस मतलब पूर्णता होनी चाहिए, आधा अधूरा मत बोलो, कई बच्चे आधा अधूरा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पूरी बात कहो, जो भी कहो। और पांचवी कटेसी का मतलब होता है विनम्रता, जो भी बात कहो आराम से बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात को कहना सीखो। और एक क्या बताया मैंने? शुद्धता होगी ना। और विचारित मतलब कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब होता है चीजों को सोच समझ के बोलो, ऐसे मत बोलो। तो ये विशेषता एक अच्छे कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। फिर लिखो, ये हो गया 7 4CS हो गया। 4CS के बाद, अरे यार इनका क्या करें, कहां से हटेगा ये? ठीक है, ठीक है, अब नहीं आएगा ये। अगला लिखो आप, लिटरेसी स्किल। ये कौन से स्किल थे? लर्निंग स्किल। कौन से थे? लर्निंग स्किल। आप कौन से स्किल आएंगे? लिटरेसी को 2 नंबर की ब्रांच आ गई, ये लर्निंग स्किल हो गए। 1 नंबर में 4CS आ गए। अब 2 नंबर पे हेडलाइन डालो लिटरेसी स्किल। इसमें 3 स्किल आते हैं। लिटरेसी स्किल, लिटरेसी स्किल में 3 आते हैं। लिटरेसी स्किल में कितने आते हैं? 3। लिखो, इसमें पहला है सूचना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इसका शॉर्ट में वर्ड क्या बोलेंगे? IMT। लिटरेसी जो स्किल होती है उसमें 3 स्किल आते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? IMT। आई का मतलब इंफॉर्मेशन साक्षरता, एन का मतलब मीडिया साक्षरता, और टी का मतलब टेक्नोलॉजी साक्षरता। लिटरेसी स्किल क्या बोलते हैं अपन? IMT। पहला लिख लो इसमें, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। देखो सूचना साक्षरता क्या होती है? सूचना साक्षरता, सूचना साक्षरता किसको बोलते हैं?
अरे सूचना साक्षरता का मतलब है जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। आज कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप ये देखो ना कि 50 लोग, आप एक ही भर्ती के 200 लोगों के इंटरव्यू सुनेंगे तो वो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन है। मैं ऐसे पढ़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वो लिया, मैंने वो लिया, मैंने वो लिया। आपको लगेगा मैं क्या लूंगा यार। आपको सूचना साक्षरता मतलब है आप ये देखोगे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। वो लिंक नहीं, इसमें से सही चीजें क्या है, गलत क्या है। सूचना की पहचान करो, उसका विश्लेषण करो, इसको बोलते हैं सूचना साक्षरता। लिख लो, सूचना साक्षरता का मतलब सूचना साक्षरता का मतलब सूचनाओं की सही पहचान करना, सूचनाओं की सही पहचान करना, विश्वसनीयता का पता लगाना। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता का पता लगाना, विश्वसनीयता का पता लगाना, विश्वसनीयता का पता लगाना, गलत सूचनाओं की पहचान करना, गलत सूचनाओं की पहचान करना, तथ्य और कल्पना के बीच में अंतर करना, तथ्य और कल्पना के बीच में अंतर करना, समझ में आया, तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना। अरे तथ्य फैक्ट कितने हैं और गलत इंफॉर्मेशन कितनी है। दुनिया में आप जितनी सोशल मीडिया पे देखोगे उसमें 70% इंफॉर्मेशन झूठी होती है, मिथक होते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वो वायरल होने के लिए लोग करते हैं। वो उसके साथ भाग गया, वो चला गया, वो एक्टर इसके साथ ये चल रहा है, इसकी ये हो गई, वो हो गई, इतनी झूठी इंफॉर्मेशन। आप उसको देख के पता नहीं क्या कर लेते हो, आप देख के परचेजिंग कर लेते हो, शॉपिंग कर लेते हो। आपको इसके अंतर्गत ये पहचानना कि सही क्या है और गलत क्या है, रिलेवेंट है कि नहीं है, कहां से आ रही है इंफॉर्मेशन, कौन सी मेरे लिए सही है, कौन सी मेरे लिए गलत है। ये सूचना साक्षरता होती है। फिर लिखो मीडिया साक्षरता, दूसरी मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता मतलब क्या होता है। अरे मीडिया साक्षरता मतलब सूचना जहां से आ रही है, सोर्स जो है वो मीडिया साक्षरता है। चैनल जो है आपकी, टीवी है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये उनमें से कौन से इंफॉर्मेशन कहां से ले रहे हैं उसका सोर्स जानना, और इनमें से कौन से चैनल मेरे लिए फायदेमंद और कौन चैनल मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। कितने यूट्यूब चैनल हैं, कितने टेलीग्राम चैनल है आपके लिए कितने फायदेमंद है, यूजफुल है, और नहीं है वो बंद करो उनको। तो ये चीजें मीडिया साक्षरता में आती है। लिख लो, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूचना के माध्यम और स्रोत, सूचना के माध्यम और स्रोत, मतलब स्रोत लिख लो या सोर्स लिख लो। सूचना के माध्यम, स्रोत की विश्वसनीयता का पता लगाना, विश्वसनीयता का पता लगाना, विश्वसनीयता का पता लगाना, अपने लिए सार्थक माध्यम का चयन करना, अपने लिए सार्थक माध्यम का चयन करना, अपने लिए मतलब सार्थक माध्यम का चयन करना कि मेरे लिए ये चैनल सबसे बढ़िया है, मेरे लिए ये चैनल बढ़िया नहीं है, मेरे लिए ये न्यूज चैनल सबसे बढ़िया है। अब न्यूज चैनल में देखना, इतने गंदे न्यूज चैनल हैं भारत के, अनार से पूरे दिन माथा कचरा कर देते हैं भाई। भारत में इस समय यदि कोई मीडिया न्यूज चैनल देख रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग पैदा कर रहा है, इतना कचरा पैदा कर रहा है, काम की चीजें है ही नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या। अभी ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप बदल चुके हैं, ट्रंप ने कह दिया है, ट्रंप जो है वो सुसु करने के लिए अभी घुसे ही हैं, और थोड़ी देर बाद पता चला कि सुसु करने में उनको बहुत टाइम लग चुका है, 10 मिनट से अधिक सुसु करने में लगा दिया है। जरूर हो सकता है उनकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि ट्रंप जो है, अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम यही है क्या। विश्वसनीय स्रोत,
यहां से पता चला है कि अभी निकल गए हैं और निकलने के दौरान बीच से ही गायब हो गए हैं, लेकिन वो स्रोत जो है हमारे विश्वसनीय पता नहीं कर पा रहे हैं कि बीच में कहां से गए। पुतिन कहां पे सुसु करता है, पोटी करता है, पोटी को वापस लेके जाता है। ये भी न्यूज चैनल वाले भारत में आए थे, दिखा रहे थे कि वो सूटकेस में 2 लोग साथ में लाते हैं और वो जो अपनी पोटी को भारत में नहीं करने देंगे, वो वापस उसी में डाल के ले जाएंगे। तो मेरे चैनल दिखा रहा था, आपको पता हो तो, और आप इंटरेस्ट देख रहे थे। यार ये तो गजब इंटरेस्टिंग चीज है भाई। पुतिन अपनी पोटी भारत में नहीं करने देगा, वो वापस लेके जाएगा, रूस में लेके जाएगा। इससे ज्यादा मूर्ख और क्या हो सकता है और आपको बनाया जा सकता है। लास्ट में लिखो प्रौद्योगिकी साक्षरता। प्रौद्योगिकी साक्षरता, प्रौद्योगिकी साक्षरता क्या होती है? प्रौद्योगिकी साक्षरता मतलब है तकनीकों का प्रयोग करने की योग्यता। आज क्लाउडिंग कंप्यूटर है, आज एआई है, ठीक है, ये जितनी भी आज नई तकनीकें आ रही हैं उनको जानना, उनको समझना और उनका प्रयोग करना। लिख लो, नवीनतम तकनीकियों को जानना, समझना और उनका प्रयोग करना। नवीनतम तकनीकियों को जानना, समझना और उनका प्रयोग करना। नवीनतम तकनीकों को जानना, समझना और उनका प्रयोग करना। तो बोलिए, ये सूचना लिटरेसी स्किल्स है, 3 है, पढ़ लिया अपन ने। अब हेडलाइन डालो लाइफ स्किल। लाइफ स्किल कौन से होते हैं? लाइफ स्किल, लाइफ स्किल में पहला है लचीलापन व अनुकूलनशीलता। लचीलापन व अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। वैसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझने वाला बिंदु है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, हमने पढ़ लिया है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता क्या है बताओ आप। तो सिंपल वर्ड में समझो, मुझे तो लगता नहीं इनको पढ़ना चाहिए, इन टॉपिक्स को, बहुत आसान बिंदु है मुझे लगता है। लचीलापन का मतलब है कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते और आपके तरीके हमेशा सर्वोत्तम नहीं हो सकते। ये कहता है कि जिंदगी में जब आपको लग रहा है कि यार मैं यहां सक्सेस नहीं हो रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, अपनी रणनीति में बदलाव कीजिए, नई चीजें सीखिए, एडेप्ट कीजिए नया चीज। आप हमेशा हर जगह मतलब स्थिर नहीं हो सकते। जैसा समय, जैसा वक्त है उसके अनुसार बदल लीजिए, तो जो अपने वक्त के अनुसार बदल लेगा वो आगे निकल जाएगा। समझ रहे हो आप? आज वक्त अलग है, जमाना अलग है। आज एआई आपको 90% डॉक्टर की तरह बता देगा। आप हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ रहे? तो आज वक्त जैसा वैसा अपने आप को ढाल लिए, इसका मतलब ये। लेकिन लचीलापन आलू से मतलब नई परिस्थितियों के अनुसार, नई परिस्थितियों के अनुसार, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यों और रणनीतियों को बदलना। नई परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यों और रणनीतियों को बदलना। नए वातावरण के अनुसार अपने आप में आवश्यक परिवर्तन लाना। नए वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाना। अर्थात जीवन में कब बदलाव लाना है, कैसे बदलाव लाना है, ही लचीलापन है। अर्थात जीवन में क्या बदलाव लाना है, कैसे बदलाव लाना है, क्या बदलाव लाना है, कैसे बदलाव लाना है, यही लचीलापन है। समझ गए? अरे जब आपके तरीके अच्छे नहीं हो, बदल डालो। तो लड़की कह रही है मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूं, सर असफल होगी, 100% असफल होगी। आपकी रणनीतियां कमजोर हैं, आपकी किस्मत को दोष मत दीजिए। आपके तरीके अच्छे नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, आपका पेपर सॉल्व करने के तरीके अच्छे नहीं है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है। पढ़ने के तरीके नहीं है, आपके बच्चे 5-5 साल से एक तरीके से पढ़ते हैं। मैं कई बार पूछता हूं तुम कहां से नोट्स पढ़ रहे हो? सर 4 साल 3 साल पहले कोचिंग की थी, उस कोचिंग के नोट्स फलाने रख रखे हैं। अरे भाई ये टॉपिक ही सब्जेक्ट ही ऐसा जिसमें हर साल चेंज होता है, तुम उन नोट्स को कैसे पढ़ सकते हो? सर मन तो भरोगे नहीं बात को।
अरे कौन सिखाएगा आपको? फ्लेक्सिबिलिटी, वक्त के साथ बदलाव लाइए। कौन से टॉपिक की जगह प्रश्न आ रहे हैं उनको नए तरीके से पढ़िए। कौन से टॉपिक को छोड़ना आपको सीखना पड़ेगा। आज डिस्कशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एनालिसिस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आज टू द पॉइंट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ही नहीं कर रहे हैं, मूर्खता की तरह पढ़ रहे हैं, भीड़ की तरह पढ़ रहे हैं। 4 साल का 10 साल में सिलेक्शन नहीं होना भाई। क्यों कहते हो 4 बार नहीं हुआ सर? क्यों नहीं हुआ? कारण जाने क्या आपने? रणनीतियों में बदलाव लाओ, पढ़ने के तरीके में बदलाव लाओ, माइंडसेट में बदलाव लाओ। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, गजब की चीज है ये। नेक्स्ट, नेतृत्व व जिम्मेदारी, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा स्किल है नेतृत्व व जिम्मेदारी। नेतृत्व व जिम्मेदारी लाइफ स्किल चल रहे हैं बेटा, अभी तो 12 होने हैं, देख लो कितने हो गए अब तक। 4 + 3 5 7 हो गए, 8 9वां चल रहा है। टोटल 12 स्किल होते हैं, याद रखना। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो बताया था मैंने आते क्लास में। कहां रहते हो तुम लोग? हाँ, तो अभी तो लास्ट में विभाजन इसी में आएगा। मैंने कहा ना, फुर्ती के साथ बैठो क्लास में, चुस्ती के साथ बैठो, माइंड को खोल के बैठो, दिमाग के तार हिल जाने चाहिए पढ़ते टाइम में। तो भाषा लेते रहते हो क्लासों में। 17 भाषा के पीछे वाली लाइन वाले ले ली अब तक। इस टाइम में भाषा को ले सकता है क्या? जब आदमी बेरोजगार भी देना, भाषा आती नहीं है लोगों को, भागते हैं लोग। तो भाषा ले रहे हो बताओ? लिखो, नेतृत्व जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करना, इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी टीम को लक्ष्य निर्धारित करना, कोमा अपनी टीम को आवश्यक चरणों से अवगत करवाना, आवश्यक चरणों से अवगत करवाना, आवश्यक चरणों से अवगत करवाना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करने की प्रवृत्ति, उनसे सहयोग प्राप्त करने की प्रवृत्ति नेतृत्व है। आपसे पूछेगा नेतृत्व और जिम्मेदारी में क्या चीजें होनी चाहिए बच्चों में, तो ये गुण होने चाहिए। ठीक है, दृढ़ता का मतलब क्या है? जो निर्णय ले लिया उसके ऊपर मतलब रहे कि हाँ करना है, करेंगे, फोड़ डालेंगे सेकंड ग्रेड को, थर्ड ग्रेड को, फर्स्ट ग्रेड को। ऐसा नहीं है 10 दिन बाद में लक्ष्य वही साल लगा, थर्ड ग्रेड 27,000 की भर्ती आ रही है तो मैं अब तो पार पड़ेगा, सेकंड ग्रेड में लाग रहे कुछ कवर को नहीं, अभी की तैयारी करनी शुरू कर दूंगे। ऐसे नमूने इस धरती में भरे पड़े। ऐसे लोग लीडर देश का नेतृत्व नहीं कर सकते भाई। लिख लो ये गुण। इनमें दृढ़ता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। नेतृत्व के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? दृढ़ता, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी, सहनशीलता, आत्मविश्वास। बेटा प्रॉब्लम सॉल्यूशन चलती क्लासों में आपके व्यक्तिगत सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये क्लास है, इसमें 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ते हैं। उनका उद्देश्य इस टॉपिक को समझना है, ना कि आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम को सुनना है। इसके लिए आप टीम से संपर्क कीजिए। आपकी कोई ऐसी होगी जेन्युइन प्रॉब्लम तो मैं सुनूंगा, लेकिन मेरे से पढ़े कौन जाए, मेरे याद को नहीं हुआ, मेरा दर्द हुआ सिर कमाने, इन प्रॉब्लम्स का कोई समाधान नहीं होता है। ये खुद सॉल्यूशन करो जिंदगी में, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ अपनी लाइफ में। डिपेंडेंसी छोड़ दो, ताकत पैदा करो, ऊर्जा। जिंदगी जीने के लिए आयो, रोने के लिए नहीं आयो। अथाह शक्ति भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। हर टाइम शिकायत करते रहते हो, रोते रहते हो, नींद नहीं आती, प्रॉब्लम है। क्यों नहीं आती? जाना है नींद नहीं आती। पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, नींद धड़ाके से आएगी। मुझे आती है भाई। 11 बजे तक पढ़ रहा था, टेस्ट बनाया, 10% और बच गए थे, 11:15 बज गए, 10 मिनट के अंदर नींद आ गई। 12 बजे से सुबह ठीक 5:30 बजे आंख खुल गई।
काम करना पड़ता है भाई, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बढ़िया रोटी खाई है भाई, 3 रोटी खाई है बढ़िया, छाछ राबड़ी पिए, बढ़िया भूख लगी मुझे तो। छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हो, रोते रहते हो, कहां से फिर कहते हो इतिहास रचेंगे। लिख लिया? ओके। और एक लाइन और लिखना, जीवन भर सीखने की ललक। हाँ, इसमें जीवन भर सीखने की ललक भी आती है। जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता या ललक, प्रतिबद्धता। हाँ, जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता। एक और लिख लेना, आसपास के वातावरण आसपास के वातावरण तथा राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक रहना। आसपास के वातावरण तथा राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक रहना। आसपास के वातावरण तथा राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक रहना। अपने कर्तव्य अधिकारों का पालन करना। कर्तव्य अधिकारों का पालन करना। कर्तव्य अधिकारों का पालन करना। लिख लिया? फिर लिखो पहल व आत्मनिर्देशन। पहल व आत्मनिर्देशन। पहल व आत्मनिर्देशन 10 हो गया ना, 10 नंबर पैसा दिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लाइफ स्किल्स में तीसरा है। लाइफ स्किल में कौन सा है? तीसरा। इसका नाम है पहल। मूल नाम पहल ही आएगा, याद रखना, बट आगे इसका एक पार्ट होता है आत्मनिर्देशन। पहल का मतलब क्या है? कोई चीज को अपने लेवल पे शुरू करना। मेरे अनुसार ये चीज होनी चाहिए, मैं कर देता हूं। एक इंतजार करता रहता है, सर आप बताओगे तब पढ़ेंगे, सर वैकेंसी कब आएगी, घोषणा हो जाएगी तब करेंगे। अरे कर दिया रे, मरे हुए लोगों, यूट्यूब पे वीडियो आएगा तब करेंगे। क्या बच्चे पैदा कर दिए हमने भाई, इंतजार करते रहते हैं हम लोग। इतने डिपेंडेबल लोग बना दिए आप लोगों ने। आप अपने अंदर झांक के देखना कितने डिपेंडेबल लोग हो आप करवाओगे तो सर कर लेंगे, नहीं तो नहीं आएगा हमें सर। पता नहीं कहां खो गए हैं अपन लोग, इच्छा शक्ति खत्म है। पहल यह है कि चीजों को करना है, शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी देखा जाएगा, मुझे करना है, ऐसा करूंगा मैं। पहल है, अपने आप को निर्देशित करना है, कोई और आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। हमेशा जामवंत नहीं आएगा भगवान हनुमान जी को उनकी शक्तियों से परिचय करवाने के लिए। ये 200-500 सालों में ऐसी घटनाएं होती हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहल करोगे तो ही लोग स्वीकारेंगे, वरना कोई नहीं स्वीकारेगा भाई। आप देखो छोटे छोटे छोरे पहल करके क्या क्या बन गए। अलग पांडे जैसे लोग सीडी कॉपी में चुरा चुरा के पढ़ पढ़ के सीख सीख के कितने 1000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक अपन लोग हैं जो रोते रहते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहा हूं सर, सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जाना क्या, नए तरीके से कुछ किया क्या, पहल की क्या चीजों को लेकर? डिपेंड हो तुम तो, अपने तरीके से सोचा क्या तुमने? नहीं सोचा। छोटे छोटे छोरे, गरीब परिवारों के छोरे, बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी स्टार्टअप कंपनियां भारत में। इस साल 50 स्टार्टअप कंपनियां जिसमें 40 छोरे गरीब परिवारों के हैं। हिम्मत से 3 तो ऐसे उनका आईआईटी ने रिजेक्ट कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 50-50 करोड़ की कंपनियां खड़े कर दी। क्या आईआईटी करेगी? ठोकर मार दी आईआईटीओं के। आईआईटी वाले सुसाइड कर रहे हैं, वो बन रहे हैं इंटरप्रेट। ताकत पैदा करो अपने अंदर। पहल ये होती है बेटा जी। लिखो, किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से शुरू करना, अपना रास्ता खुद बनाना,
किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से शुरू करना, अपना रास्ता खुद बनाना। अपना रास्ता खुद बनाना, अपने आप को निर्देश देना, अपने आप को निर्देश देना, अपने आप को निर्देश देना। अपने आप को प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को प्रेरणा देना। यह सबसे कठिन लाइफ स्किल माना जाता है। यह सबसे कठिन लाइफ स्किल माना जाता है। 11 नंबर पे उत्पादकता और जवाबदेही, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है बेटा जी, बताओ। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, बताओ। कम समय में रिजल्ट निकालना। तुम लुढ़काते रहते हो, सिलेबस कोर्स टाइम पे नहीं होता है। ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा अब तक 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए था। जो टॉपिक 1 घंटे में पढ़ना चाहिए तुम 3 घंटे लगा देते हो, उसमें पढ़ने का तरीका नहीं है। प्रोडक्टिविटी ये कहती है भाई कंपनियों में जो नौकरी करोगे समझ में आएगा। वो कहें प्रोडक्टिविटी क्या है, वो नहीं पूछने साहब मैं 12 घंटे से पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मशीन पे लगा हुआ था, 2 मारेगा झपाटा, कल से मत आना, कल बैठ जाना। 12 घंटे का काम नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि तुमने 12 घंटे में कितना प्रोडक्टिव वर्क किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। तुम कितने घंटे पढ़ते हो क्या फर्क पड़ता है भाई, 17, 18, 2 साल 4 साल कोई कंपटीशन। तुम 1 साल से अधिक टाइम लगा रहे हो, तुमसे अधिक मूर्ख कोई बच्चा नहीं है। क्यों लगा रहे हो 1 साल से अधिक टाइम? जो कोर्स 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी तरीके से करो ना चीजों को, अच्छी तरीके से करते नहीं है। से 2 साल होगी, 1 साल होगी, 3 साल होगी, मैं ऐसे गलती कर गया था, मैं ऐसे हो गया था। अरे किसको रोना रुला रहे हो आप? एक कंपटीशन केवल आपको एक बार में निकालना होता है। अच्छे से पकड़ो ना, एनालिसिस करो ना, बढ़िया नोट्स तैयार करो ना, पीवाई के अच्छे से निकालो ना, समझ बनाओ ना। बनाओगे है नहीं, रोते रहोगे, 20 कोचिंगों के धक्के खाओगे, 50 यूट्यूब चैनल पे क्लासें देखोगे, 50 जगह टेस्ट भी ज्वाइन कर रखी है, समझ के कुछ आ रहा नहीं है, पीवाई को का पता नहीं है, एग्जाम पैकिंग का पता नहीं है, और फिर रोते फिरते हो। काहे की प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी ये कहती है कि ये टॉपिक इतने दिन में होना चाहिए, मतलब होगा। सिलेबस 10 दिन में पूरा होना चाहिए, होगा। इतनी बार रिविजन होना चाहिए, होगा। ये होती है प्रोडक्टिविटी। ना कि पकड़ के किताबों को बैठे रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो। टाइम बर्बाद करने वाले को जिंदगी में कभी अवसर नहीं मिलते हैं भाई। जिंदगी एक बार मौका, जिंदगी में लास्ट 4 अवसर मिलते हैं। लिख लेना, कोई भी किताब, कोई भी दुनिया की ग्रंथ पढ़ लेना, जितने भी धार्मिक ग्रंथ, सिर्फ ईश्वर आपको 4 अवसर देता है। और मैं 4 को नहीं मानता, मैं 3 को मानता हूं। फर्स्ट सेकंड नहीं उठा पाए, तीसरा चांस निकाल दिया, उसके बाद चांस बंद है आपके। क्यों करते हो आप ऐसी गलतियां? प्रोडक्टिव बनाओ ना यार। आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मस्त पढ़ो, एग्जाम पैटर्न पे पढ़ो, फिर देखो सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता सिलेक्शन नहीं हो। प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो बेटा मजा नहीं आएगा। लिख लो, निर्धारित समय में निर्धारित कार्य को पूरा करना। निर्धारित समय में निर्धारित कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। निर्धारित समय में निर्धारित कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। निर्धारित कार्य को निर्धारित समय में जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। कम समय में करना, कम समय में करना, कम समय में करना, ये बेटा प्रोडक्टिविटी। अंतिम है सामाजिक कौशल या सामाजिक बहुसांस्कृतिक संवाद।
सामाजिक बहुसांस्कृतिक संवाद, सामाजिक बहुसांस्कृतिक संवाद, इसमें सामाजिक कौशल आते हैं। सामाजिक, सिर्फ सामाजिक कौशल भी लिख सकते हो या सामाजिक बहुसांस्कृतिक संवाद भी लिख सकते हो। सिर्फ सोशल स्किल वर्ड भी आ सकता है, लिख लो इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश, संस्कृति, इसके अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश, संस्कृति, समुदाय, संस्कृति समुदाय के साथ सामाजिक रूप से अच्छे संबंध बनाना, अपने आसपास के वातावरण, परिवेश, समुदाय, संस्कृति के साथ संबंध बनाना, संबंध बनाना, सहयोग करना, आता है। ये 12 स्किल्स हैं, याद रखना बेटा। ये 12 के 12 कौशल याद रखना। इन्हीं में से प्रश्न आएगा। लिटरेसी स्किल कौन से पूछ लेगा, 4C क्या है, लाइफ स्किल कौन से हैं, उनके नाम पूछ लेगा। लिखो 21वीं सदी के कौशल की आवश्यकता। 21 सदी के कौशल की आवश्यकता। ये वैसे अप्लाइड बिंदु है, मैं मेरे उनको साथ आपको नहीं लिखना चाहिए। क्यों आवश्यकता है, तो आपको समझ में आ गया होगा 12 कौशल पढ़ने के बाद इनकी आवश्यकता क्यों है। बताओ क्यों आवश्यकता, आपके अनुसार क्यों आवश्यकता है इनकी। अरे बदलते टाइम के अनुसार अपने आप को प्रभावी व्यक्तित्व बनाने के लिए आवश्यक है, समग्र विकास के लिए उपयोगी है, डिजिटल रूप से ताकतवर बनने के लिए उपयोगी है, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयोगी है। तो अप्लाइड से बिंदु लिख लो, लिख लो। व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए उपयोगी है, व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए उपयोगी है, व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए उपयोगी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट। नंबर 2, जीवन की वास्तविक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, जीवन की वास्तविक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, जीवन की वास्तविक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छा व जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, अच्छा व जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, अच्छा व जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, स्वतंत्र और सक्षम जीवन जीने के लिए, फ्रीडम, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, मुझे ऐसी गंदी जिंदगी नहीं जीनी कि मैं दर की ठोकरें खाऊं, पैसे मांगू, पतिदेव दे दो, पत्नी दे दो, पापा दे दो, मम्मी दे दो। क्यों, मेरा जीवन है, क्यों डिपेंड रहना भाई। अपने अंदर ताकत पैदा करूंगा, महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी जी के जाऊंगा, अपने सपनों की जिंदगी जी के जाऊंगा। भिक्षा नहीं मांगनी मुझे, किसी की डिपेंड भरी, किसी की आश्रित जिंदगी में जीऊंगा। इसका मतलब काहे का जीवन भाई तुम्हारा। तुम मांग मांग के अपना जीवन जियोगे, इसका मतलब तुम दुनिया के बहुत कमजोर इंसान हो, गलत जगह पैदा हो गए हो तुम। ये कह रहा नहीं, चाहे तुम्हारा पति कितना ही अच्छा नहीं हो, भगवान का अवतार है वो 14वां, फिर भी मैं अपने अंदर इतना सामर्थ्य पैदा करूंगा, तुम कमा रहे हो, तुम खर्च करो, मैं कमाऊंगी, करूंगी और अपने आप को योग्य बनाऊंगी। ये है लाइफ स्किल्स।
डिपेंडेंसी की जिंदगी जीना। कई लड़कियां मेरे को कहती हैं सर मुझे जिंदगी जीनी है। हाँ तो जिंदगी जीनी, मेरा पति बहुत अच्छी पोस्ट पे है, मैं जीऊंगी घूमूंगी फिरूंगी, पढ़ाई नहीं होगी। दोनों औरत जब फोटा खींच के है कि जिंदगी है भाई, कुछ समय बाद फीलिंग आएगी, लाओ 10,000 रुपए देगा मुझे शॉपिंग करके आनी है। तो तुम्हारी मांगने की हिम्मत कैसे हो जाती है? भारत में कभी मांगना सिखाया नहीं। भारत ने कहा कि दो, मांगो मत। हमने यहां मांग, मैं तो ऐसी जिंदगी जीऊंगी, मेरे बहुत कमाते हैं वो। नेक्स्ट लिखो, भविष्य की डिजिटल दुनिया में, भविष्य की डिजिटल दुनिया में अनुकूलन करने के लिए, भविष्य की डिजिटल दुनिया में अनुकूलन करने के लिए अनुकूलन करने के लिए लिख लिया। लिखो फिर, शारीरिक मानसिक सामाजिक, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक व आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, मतलब आप इसको रटना मत, आप समझ जाओगे कि हर चीज के लिए उपयोगी है। ये तो मैंने किताब में तो बहुत सारी चीजें ऐसे लिख रखी हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? तो एनसीएफ 2005 वही कहता है, लैंगिक रूढ़ियां सहपाठी दबाव डिसीजन पावर बढ़ाएगा। तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तनाव प्रबंधन में उपयोगी, ये भी लिखो तो लिख लो चाहे, तनाव प्रबंधन में उपयोगी है, तनाव प्रबंधन में उपयोगी है। लैंगिक रूढ़िवाद को खत्म करने में उपयोगी है, तनाव को कम करने में, कोमा लैंगिक रूढ़िवाद को खत्म करने में और निर्णय लेने में उपयोगी है, निर्णय लेने में उपयोगी है। तनाव को कम करने में, लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने में। लैंगिक रूढ़िवाद इसलिए खत्म हो गई, लड़कियां घर का काम करेंगे, लड़के नौकरी करेंगे, नहीं, लड़कियां भी काम करेंगे, जिएंगे, स्वतंत्रता का जीवन है उनका, जी के जाएंगे वो भी। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, ये कहते हैं 21 सदी के कौशल, ठीक है। फिर लिखो 21वीं सदी की थीम क्या है, इनके नाम याद रखना। 21वीं सदी की थीमें, 21वीं सदी की थीम क्या है, नाम याद रखना, समझ में आ जाएगा, बस अर्थ याद रखना चाहिए बस। पहली है ग्लोबल अवेयरनेस, वैश्विक जागरूकता। वैश्विक जागरूकता क्या है? सभी संस्कृति, सभी देशों के साथ मिलकर काम करना, ये क्या है? वैश्विक जागरूकता होती है। 21 सदी की प्रमुख थीमों में पहली है ग्लोबल अवेयरनेस, वैश्विक जागरूकता, लिख लो, वैश्विक जागरूकता। एक अर्थ लिख लो नॉर्मल लाइन में इसका, विभिन्न संस्कृतियों के साथ सहयोग करना, आपसी सम्मान और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना। वैश्विक जागरूकता है विभिन्न संस्कृतियों के साथ सहयोग करना, आपसी सम्मान और वैश्विक दृष्टिकोण को विकसित करना। वैश्विक दृष्टिकोण को विकसित करना। देखिए बेटा जी, मतलब दुनिया की सभी संस्कृतियों का हमें सम्मान करना है, हमें सबके साथ सहयोग करना है, ये वैश्विक जागरूकता होती है। नंबर 2, वित्तीय आर्थिक व्यवसाय उद्यमिता साक्षरता। दूसरी थीम है वित्तीय, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल लिटरेसी। वित्तीय आर्थिक व्यवसाय उद्यमिता साक्षरता, वित्तीय आर्थिक व्यवसाय और उद्यमिता साक्षरता। वित्तीय आर्थिक व्यवसाय उद्यमिता साक्षरता मतलब क्या हुआ? मतलब आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है,
फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, व्यवसाय अपना स्टार्ट करके उसमें स्ट्रांग बनना है और कोई उद्यम स्टार्ट करना है। मतलब ये साक्षरता, ये दूसरी थीम है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके नाम में लिखा हुआ अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी है सिविक लिटरेसी, नागरिक साक्षरता। नागरिक साक्षरता तीसरी थीम है। नागरिक साक्षरता क्या होती है? अरे एक जिम्मेदारपूर्ण नागरिक बनना, देश की प्रक्रिया को समझना, लोकतंत्र, वोटिंग प्रक्रिया क्या होती है, लिखा ना। शासन प्रणाली और प्रक्रियाओं की समझ और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। शासन प्रणाली और प्रक्रिया की समझ, शासन प्रणाली और प्रक्रिया की समझ और जिम्मेदार नागरिक बनना। शासन प्रणाली और प्रक्रियाओं की समझ और जिम्मेदार नागरिक बनना। लिख लिया? स्वास्थ्य साक्षरता, अच्छा स्वस्थ जीवन कैसे जिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा बेटा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अच्छा खाया पिया करो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जरूरी नहीं कि आप 7 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ लेकिन अच्छी खाओ। 7 कचरा खाने के बजाय 2 बढ़िया मिश्रित अनाज वाली खा लो। 4 जूस मत पियो लेकिन 2 पियो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के पियो, बिना बर्फ के, बिना आइसक्रीम वाले खाओ पियो, ज्यादा बेटर है। तो हेल्दी लिटरेसी मतलब क्या लिख लेगा? स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अच्छा जीवन जीना, अच्छी आदतें डेवलप करना। और लास्ट है इन्वायरमेंटल लिटरेसी, पर्यावरण साक्षरता, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। ये नाम लिख लो, इसमें आगे समझ जाओगे आप पर्यावरण साक्षरता क्या है। मतलब मिस यूज नहीं करना संसाधनों का, पानी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे ऑक्सीजन हो, जो भी हो। ये देख लेना 5 थीमें। और एक लास्ट लिख लेना, 21 सदी की शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं। 4 शिक्षण विधियां होती हैं 21वीं सदी की, 4 शिक्षण विधियां हैं। चार शिक्षण विधियां हैं। पहली है फ्लिप्ड क्लासरूम। ये क्या होती है बताओ? मतलब आप घर पे कुछ पढ़ते हो और यहां ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तो ये क्या होगी? फ्लिप्ड क्लासरूम होगी। ठीक है ना, लिख लो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होती है। आप घर पे कुछ चीजें सीखते हो, क्लास में उन पे आके चर्चा करते हो। अब क्लास भी और घर पे, दोनों चीजों के माध्यम से सीख रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। फ्लिप्ड क्लासरूम, घर पे अवधारणाएं सीखना और क्लास में आके उन पे चर्चाएं करना। समझ में आ गया? आप पहले पढ़ के आते हो और क्लास में आके क्या करते हो? केवल डिस्कस करते हो। विदेशों में आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो यही क्लासें चलती हैं। अपनी तरह नहीं कि टीचर जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, बताएंगे और बच्चे नोट्स लिख के चले जाएंगे। नहीं, पहले बच्चे उन अवधारणाओं को घर पे पढ़ के आएंगे, क्लास में केवल डिस्कशन होगा। बहुत गजब की क्लासें होती हैं, इन्हीं से दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलता ही नहीं तुम लोगों का। फ्लिप्ड क्लासरूम, तो घर पे पढ़ के आओगे, यहाँ चर्चा करोगे। दूसरी है ब्लेंडेड लर्निंग, ये अभी आया था आरपीएस स्कूल लेक्चर में। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है? ब्लेंडेड का मतलब है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेंगे। समझ गए? आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन तुम मेरे टेस्ट दोगे, तो ये कौन सी लर्निंग होगी? ब्लेंडेड हो गई। ब्लेंडेड लर्निंग, इसको मिश्रित अधिगम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मिश्रित अधिगम। ब्लेंडेड का मतलब है मिश्रित अधिगम। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिश्रण, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिश्रण। जैसे ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन टेस्ट देना, ऑनलाइन ऑफलाइन का मिश्रण। ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन टेस्ट देना, ये ब्लेंडेड है, मिश्रित अधिगम। ये भी आरपीएस स्कूल लेक्चर में आया हुआ है। गेमिफिकेशन, खेल खेल के माध्यम से सीखना। आजकल आ रहे हैं ऐसे गेम्स, गेमिफिकेशन, खेल खेल के माध्यम से सीखना, खेल खेल के माध्यम से सीखना। और चौथा कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव क्या होता है? एक दूसरे की सहायता से सीखना, मदद करना एक दूसरे की। लिख लो कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक दूसरे से मिलकर सीखना।
आपसी सहयोग करके सीखना, ये 4 आजकल 21 सदी की थीम्स विधियां हैं। आजकल आप स्कूल लेक्चर में तो बहुत प्रश्न आते हैं इन पे। डन? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का नहीं है? लॉक कर दें इसको? ओके। ऐसे प्रश्न आए हैं अभी तक जो एग्जामों में आए हैं, ये मैंने किताब में डाल रखे हैं। कौन सा 21 सदी का सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है? मेमोराइजेशन, पारंपरिक समस्या समाधान, रचनात्मकता, रट्टा सीखना। तो कौन सा आ जाएगा? रचनात्मकता आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब नेगेटिव है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे। फिर एसटीएम का अर्थ क्या है? एसटीएम का मतलब 21 सदी के कौशलों में एसटीएम, ये अपने एनईपी 2020 में कॉन्सेप्ट दिया एसटीएम, तो ये शायद आपने नहीं लिखा है, लिख लेना आप। एसटीएम का मतलब क्या है? एस का मतलब साइंस है, टी का मतलब टेक्नोलॉजी है, ई का मतलब इंजीनियरिंग है, एम का मतलब मैथ है। मतलब बच्चों को आप 21 सदी के कौशलों में, ये 21 सदी के मूल कौशल तो अलग है, एसटीएम एनईपी 2020 में, तो लिख लेना आप। एसटीएम का मतलब क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। एसटीएम एनईपी 2020 कहती है कि बच्चों को एसटीएम पढ़ाओ। एसटीएम मतलब, एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब मैथमेटिक्स। एसटीएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये एसटीएम है, समझ गए? क्योंकि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अब हमें नहीं आते, हमारे बहुत प्रॉब्लम है, ये आने चाहिए। ये जिसको आते हैं वो बच्चा हमेशा आगे रहेगा। एसटीएम ये चारों कोर सब्जेक्ट हैं, जीवन बनाते हैं, सिखाते हैं। 21वीं सदी के अधिगम का प्राथमिक फोकस किस पे है? रट्टा याद करना, विकास मानसिकता, व्यवहारिक कौशल का विकास, पारंपरिक शिक्षण विधियां। तुरंत समझ जाओगे तो पॉजिटिव आंसर है, बड़ा आंसर है। हमेशा ऐसे प्रश्न अप्लाइड बिंदु, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है, विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट की बात करता है। कौन सा कौशल प्रौद्योगिकी का प्रभाव और नैतिक उपयोग करने की क्षमता संबंधित? डिजिटल साक्षरता, गणितीय तार्किकता, भाषाई बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक दक्षता। डिजिटल साक्षरता हो जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का सार क्या है? प्रश्न किए बिना सूचना स्वीकार करना, सूचना का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, तथ्यों को रट लेना, निर्देशों का अंधानुकरण करना। विश्लेषण और मूल्यांकन करना। महत्वपूर्ण चिंतन और रचनात्मकता के बीच संबंध क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी वे परस्पर अनन्य हैं। महत्वपूर्ण चिंतन रचनात्मकता को दबाता है, महत्वपूर्ण चिंतन और रचनात्मकता एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की विशेषता में पड़ी हुई क्या है? वो निष्पक्ष रूप से सोचेगा, डिफरेंट तरीके से सोचेगा, हटकर सोचेगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगा, हर पक्ष पे सोचेगा। और वो रचनात्मकता इसलिए एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। जिसमें क्रिएटिविटी होती है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग 100% होता है। 21 सदी के कौशल के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता शब्द का अर्थ क्या है? कई देशों का नागरिक होना, वैश्विक दृष्टिकोण रखना, बेहतर दुनिया में योगदान देना, व्यापक रूप से यात्रा करना, कई भाषाओं में निपुण होना। सफल सहयोगी टीमों की प्रमुख विशेषता क्या है? सीमित संचार, एक समान चिंतन, विविध कौशल, दृष्टिकोण, कठोर पदानुक्रम है। विविध कौशल दृष्टिकोण, इस प्रकार के प्रश्न अब तक इस पे आए हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये ला आपका टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है।